गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत अच्छे से आपने गुड मॉर्निंग करते हो। इतनी सुबह सुबह इतने थके भी गुड मॉर्निंग कौन करता है भाई? हम करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें शुरू करना है आज। एग्रीकल्चर हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए थोड़ा बता सकते हो आप? एक तो लैंड रिफॉर्म्स हुए और बोलो ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ? लैंड सीलिंग। ठीक है ना, लैंड सीलिंग क्या होती है और ये बताएंगे कन्हैया भाई साहब। हाँ जी, लैंड सीलिंग। अच्छा, कल नहीं आए थे क्या? अच्छा, तो हमने गलती पूछ लिया फिर। चलो आप बता दो। हम्म। जैसे 100 हेक्टेयर होनी चाहिए लेट सपोज, तो फिर बाकी बच्चे जिसके पास ज्यादा है तो उसका क्या होगा? नहीं, पूरी पहले वो बात तो पूरी करो कि गवर्नमेंट लेके क्या करती फिर उसका। हाँ, जो लैंडलेस कल्टीवेटर थे। क्योंकि टाइम गैप हो गया था बीच में। रिलेटिव्स या जो क्लोज जो सर्कल में थी, ठीक है ना। चलो खैर, बात करते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सारे बच्चों को पता है कि पिछले चैप्टर में भी हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कितने पॉइंट थे बताना? 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट थे ना, कितने पॉइंट बता सकते हो कौन कौन? पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, वेरी गुड। हाँ, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। पांचवा, हाँ, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। नहीं, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। 6 पॉइंट्स थे, है ना। और उन 6 पॉइंट से हम ये पता लगा पा रहे थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना सही था हमारा, जो कि बहुत बेकार था। ठीक है ना। तो उसको उसमें उसको उसकी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सरकार ने क्या किया? पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर गिवन एज अंडर। वो पॉलिसीज जो सरकार ने अपनाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, वो यहाँ पे देखते हैं। बच्चों क्या लेके आया गया? आईपीआर 1956 लेके आया गया। क्या बोले तो? आईपीआर 1956। आईपीआर बोले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। और थोड़ा बता दूं, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी एग्जाम में पूछ ले। ये ऐसा नहीं है कि ये आईपीआर पहली बार लेके आया गया 1956 में, ये तो सेकंड टाइम था। ये लिख लेना, ये तो सेकंड टाइम था। इसके पहले एक और आईपीआर लेके आए थे। वो आईपीआर लेके आए थे 1948 में। कब लेके आए थे? 1948 में एक आईपीआर लेके आए थे, है ना। जब उससे भी बात नहीं बनी, है ना, तो इन्हें क्या लेके आना पड़ा? 1956 में एक और आईपीआर लेके आना पड़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। और इन्होंने क्या किया, इसमें 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की। किसके बारे में चर्चा की? 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है? जहां पे जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक स्केड्यूल ए में, एक स्केड्यूल बी में और एक स्केड्यूल सी में। ठीक है ना। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन अगर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा जी बता दो कि स्केड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी, स्केड्यूल बी में कितनी थी, है ना। तो ऐसा करके पूछेगा। बाकी और छोटे छोटे पॉइंटर्स वो इधर से देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन। ये जो आईपीआर 1956 था, ये एक क्लियर डिक्लेरेशन था किसका? ऑफ द गवर्नमेंट का ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अब खुले तौर पे गवर्नमेंट किस पे आ चुकी थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को एंश्योर करने के लिए खुलेआम आ चुकी थी। मतलब अनाउंस कर दिया था कि भाई अब तो क्या ही करना है आपने को, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें एक्टिव रोल क्या करना है? प्ले करना ही करना है। और इसके लिए हम अब क्या करेंगे? काम करेंगे,
है ना। तो वो क्या क्या पॉलिसीज बनाई, द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ आईपीआर 1956। इसके लिए आईपीआर 1956 लेके आया गया और उसके प्रिंसिपल एलिमेंट क्या थे आईपीआर 1956 के। पहला थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, सबसे पहला एलिमेंट था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया, है ना, और जहां पे कौन ही ऑपरेट कर सकती थी, गवर्नमेंट। ऐसे सेक्टर रिजर्व किए गए जो केवल कौन ही चला सकती है, गवर्नमेंट। और सारे ऐसे सेक्टर थे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे या जिनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगनी थी। ऐसे सेक्टर गवर्नमेंट ने शेड्यूल ए में रखे और वो अपने पास ही रिजर्व रखे। प्राइवेट पार्टी को शेड्यूल ए में ऑपरेट करना अलाउड नहीं था। देखो, इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड, शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज को रखा गया विच वुड बी स्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड, जिनकी स्थापना की जाएगी, मतलब जिनको स्टैब्लिश किया जाएगा और उनकी ग्रोथ कराई जाएगी, उनको डेवलप कराया जाएगा एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यानी कि शेड्यूल ए में सारे के सारे क्या थे, पीएसयूज थे। क्या थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनके ऊपर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का। ठीक है ना। तो बोल रहा है ना यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पे ही इन्हें स्टैब्लिश किया गया और डेवलप भी इन्हें वैसे किया जाना था। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का खासकर शेड्यूल में कोई भी इंटरफेयर नहीं था। ठीक है ना, इनमें कर ही नहीं सकते थे। इसमें कितनी इंडस्ट्रीज उन्होंने रिजर्व करके रखी, 17 इंडस्ट्री, 17। इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड, 17 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया जो कि काफी सेंसिटिव थे, लाइक एटॉमिक एनर्जी। ऐसी किसी के हाथ में नहीं दे सकते, ठीक है ना, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। अदरवाइज क्या करने लगेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगेंगे लोग, ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत होगी। अभी तो देश है ना अंग्रेजों के चंगुल से निकल के आया था, तो थोड़े जो सेंसिटिव एरिया थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखे। एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट वगैरह, इस तरह के जो बिजनेस थे जिनमें तगड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए या जो सेंसिटिव एरिया है, वो ऐसे 17 सेक्टर, 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखी अपने पास और उन्हें डाला किसमें, शेड्यूल ए में। इतनी बात समझ में आती है। आगे शेड्यूल बी की बात करते हैं। इन दिस शेड्यूल दोज इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड, शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्री को रखा गया विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड, ध्यान से सुनना, विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड, जो हो सकती है, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर। मतलब इस शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज रखी गई जहां पे पब्लिक सेक्टर भी ऑपरेट कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर सकती है। लेकिन 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 प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पब्लिक सेक्टर को। किसको दी जाएगी, पब्लिक सेक्टर। देखो इस शेड्यूल में, शेड्यूल बी में जिन इंडस्ट्रीज को रखा उनके लिए बोला गया ये इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर भी चला सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी चला सकती है और प्राइवेट पार्टी भी चला सकती है। लेकिन अगर दोनों ही मान लिया इंटरेस्टेड है ना, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पब्लिक सेक्टर को। गवर्नमेंट को क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। वापस से पढ़ता हूं, इन दिस शेड्यूल दोज इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड विच कुड बी, जो हो सकती थी, एस्टैब्लिश हो सकती थी, बोथ एज अ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। However, the private sector was to play only a secondary role. लेकिन प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी रोल नहीं था, सेकंड, यानी कि प्रायोरिटी किसे ही दी जा रही थी, शेड्यूल बी में भी। हाँ, ऑपरेट दोनों कर सकते थे लेकिन प्रायोरिटी किसको थी, पब्लिक सेक्टर को, माने गवर्नमेंट को। न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर, और खासकर जो नए नए एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हो रहे थे वो तो किस में ही बन रहे थे, पब्लिक सेक्टर में, मतलब उनका जो कंट्रोल था वो तो गवर्नमेंट के पास ही था। ठीक है ना। इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड लाइक एल्यूमिनियम, माइनिंग, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। आप ये इंडस्ट्रीज देखोगे तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे देश की इंटीग्रिटी खतरे में आ जाएगी, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाएगा, इनसे ऐसा नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम, लेकिन हैवी इंडस्ट्री होती है, क्या होती है, माइनिंग हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, जो कैपिटल गुड्स है उनकी इंडस्ट्रीज हो गई, फर्टिलाइजर्स वगैरह है ना। तो इसमें दोनों ही ऑपरेट कर सकते थे लेकिन प्रायोरिटी किसको थी, पब्लिक सेक्टर को। बात समझ में आ रही है। जबकि शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी लगनी थी और जो सेंसिटिव एरिया भी थे, जिनसे देश की जो सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हार्म पहुंच सकता था। ठीक है ना, तो वैसा। अब बाकी जो भी पिद्दी बचे, रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, बाकी और जो दूसरी सब इंडस्ट्रीज है
जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, उन्हें डाला किसमें, स्केड्यूल सी में। कोई भी बनाए, इनफैक्ट वो तो सब किसके लिए छोड़ दिया, प्राइवेट वालों के लिए छोड़ दिया। तुम्हें जो भाई तुम्हारा मैटर है, तुम कैसे कपड़े बनाओ कैसे पहनो, हमें क्या मतलब है उससे, हमें तो देश की जो इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उससे ही तो है ना। हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्यों एंटर करें, तुम्हें जो बनाना है जो खाना है वो बनाओ पहनो खाओ, मर्जी है जो तुम्हारी, वो प्राइवेट। इनफैक्ट स्केड्यूल सी में तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। आज भी देख लो, आज ही कौन सा इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट। तुम देखो कि गवर्नमेंट का कोई ये तो एक टेक्सटाइल का कोई तो ब्रांड हो, कोई तो क्लोथिंग का कोई ब्रांड हो, नहीं है ना। गवर्नमेंट को पता है लोग भाई हमारी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, लोग अपने हिसाब से चलेंगे, तो वो उनके लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। वो सिक्योरिटी तुम अपनी अपने आप देख लेना। All industries other than in category first and second were left to the private sector। और उन्होंने किस में डाला, स्केड्यूल सी में, जो ना तो किसका बना, ए का ना बी का, वो किसका, सी का। और वो किसके लिए छोड़ दिया, नहीं प्राइवेट के लिए। किसके लिए छोड़ दिया, प्राइवेट के लिए। उनके माथे पे बड़े बड़े से लिखवा दिया स्केड्यूल सी, ठीक है ना। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है। सुनो, हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक से मत भटक जाना। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आई। और पहली पॉलिसी है आईपीआर 1956। उसके अंदर भी एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है उसका, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या है, और थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर तीन हेडिंग, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज, स्केड्यूल बी में 12, बाकी सब बची हुई स्केड्यूल सी में। ए में केवल और केवल किसके लिए रिजर्व थी, सब पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है ना, प्राइवेट को अलाउड ही नहीं था वहां पे। स्केड्यूल बी में पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, लेकिन प्रायोरिटी किसको थी, सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट का। और बाकी जो ना तो ए में आया ना तो बी में, उन्हें किस में डाला, सी में, और सब किसके लिए छोड़ दिया, प्राइवेट के लिए। किसके लिए, प्राइवेट के लिए। स्केड्यूल ए में कैसी इंडस्ट्रीज रखी गई, जो 17 थी वो कैसी रखी गई, जो बहुत ज्यादा, जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगनी थी और जो सेंसिटिव थी, है ना। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज थी केवल वो स्केड्यूल बी में, और बाकी सब पिद्दी विद्दी सब बची हुई सब स्केड्यूल सी में। एक बात, ये तो हमने एक एलिमेंट पढ़ा। एक एलिमेंट कौन सा, आईपीआर 1956। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की एक रिक्वायरमेंट रखी। क्या रखी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। माने अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इनफैक्ट नहीं, जो नई इंडस्ट्री थी उनको ही लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी क्या करना है, आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एक्सपैंड करना है, इवन डाइवर्सिफाई करना है, तो उनके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी, लाइसेंस लेना था। और इसी इसी एरा को बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं लाइसेंसिंग राज। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट से आपको जो भी करने का परमिशन लेके करने का। समझ में आ रही बात। अब तुम देखो, थोड़ा सा मैं रिलेट कराता हूं आपको, इसके बाद में जस्ट आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तुम देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखी, क्या रखी, और ये दौर कब का है, ये दौर है 1956 से बाद का। समझ में आ रही है भाई। सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। समझ में आ रही है। और वो बोलता भी है कि आजादी के बाद 2 दशकों तक, यानी कि लगभग लगभग 70 तक, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखने मिली। अच्छी बात है, क्यों मिली ग्रोथ देखने, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए उस सेक्टर में, है ना, कुछ प्लान्स लॉन्च किए। और सेकंड 5 ईयर प्लान तो प्रॉपर उसी के लिए था। लेकिन अब तुम 70 के बाद देखोगे, 70 से अगले 20 साल देखोगे, 2 डिकेड देखोगे, 90 तक, 1991 तक हालत क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। क्योंकि सारा सुनो, सारी जो भी मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज थी या जो क्रिटिकल सेक्टर थे, सेंसिटिव एरियाज थे, वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखे। अब गवर्नमेंट के पास काम का जो बर्डन था वो बढ़ गया। गवर्नमेंट को बहुत सारे, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी भी क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ा, तो गवर्नमेंट अब इस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, और ये बर्बाद हो जा रहा था 1991 में। अभी तो देखो जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगाई ना, सारे बच्चे पढ़ चुके, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, बिजनेस में पढ़ा के आया आपको, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में उन्होंने किसकी रिक्वायरमेंट को खत्म किया, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को खत्म किया। मतलब जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखी थी 1956 के बाद और 70 तक,
जो वो लाइसेंसिंग राज, वो जो एरा था, वो जो टाइम था लाइसेंसिंग राज का, जिसे हम टाइम बोलते हैं लाइसेंसिंग राज, वो जो टाइम था 1991 में, वो रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने पहले लगाई थी वो क्या की गई, खत्म की गई, ताकि क्या हो सके, बिजनेस जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस जो कम्युनिटी है ना, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके, और जो अननेसेसरी हमने बाउंड्रीज लगा के रखी थी कि नई लगानी है इंडस्ट्री तो भी हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पुरानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है तो भी हमारे से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो पहले हमारे से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो सारी रिक्वायरमेंट 1991 में क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई। ये अगर फ्लो लेके चलोगे तो चीजें समझ में आएगी कि हाँ भाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, है ना, 50 और 90 के बीच में, और फिर 90 जो रायता फैला वो 40 सालों में, उसे समेटा 91 में, और उसके बाद फिर एक फ्लो चल रहा है कि अभी तक क्या क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट वगैरह क्या क्या हुआ। पहला बुलेट पढ़ेगा आयुष कुमार, पढ़ो जी, लाइसेंसिंग राज का पहला बुलेट। क्या बोल रहा है वो, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिटन परमिशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है, एक रिटन परमिशन होती है, किससे, गवर्नमेंट से, फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, किसके लिए, एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए, ताकि हम क्या कर पाए, गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाए। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी स्टैब्लिश, अच्छा सुनो, एक वैसे ही सीधा सवाल है, मतलब बहुत वाहियात भी हो सकता है, स्केड्यूल ए के लिए परमिशन लेनी थी क्या, हाँ यार, उसके लिए परमिशन कैसे लेंगे यार, भैया कैसी बात कर रहे हो, वो तो गवर्नमेंट ने अपने पास ही रिजर्व करके रखी, क्या गवर्नमेंट खुद से परमिशन लेगी, कर ले हम, ऐसे नहीं है। स्केड्यूल कभी कभी ऐसे मतलब क्वेश्चन हो सकता है रे, कि बच्चों को टेस्ट कर ले, स्केड्यूल ए के लिए परमिशन नहीं थी, परमिशन थी या तो किसके लिए, स्केड्यूल बी के लिए, या स्केड्यूल स्केड्यूल बी में भी गवर्नमेंट पहले तो अपने ही कोई प्रायोरिटी देती थी, बाद में अगर उनको अलाउ कर रही, मतलब उनको अगर उन्हें ऐसा उन्हें बनाना है तो उसके लिए परमिशन थी वो, और स्केड्यूल सी के लिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी स्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टैब्लिश तभी की जा सकती थी जब आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लोगे, परमिशन लोगे। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। मैं समझा क्या बोला है, देखो भाई, जो डेवलप्ड एरिया है उसमें तो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखी, जब तुम बोलोगे कि जब तुमने स्केड्यूल सी में सारी प्राइवेट सेक्टर को डाल ही दिया, तो फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्यों रखी, इस पॉइंट के लिए कि गवर्नमेंट जो परमिशन दे रही थी ना, वो इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए परमिशन केवल कहाँ पे दे रही थी, बैकवर्ड एरिया में, ताकि वहां का भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि जहाँ पे जो डेवलप्ड एरिया है वहां पे तो हर एक बंदा क्या लगाना चाहेगा, इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, लेकिन जो देश की जो बैकवर्ड एरिया है, हम गवर्नमेंट बजट में भी सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ के आते हैं कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट क्या देती है, टैक्स कंसेशन देती है और सब्सिडीज देती है बैकवर्ड एरिया में। तो गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि हम, हाँ, यहाँ पे तुम्हें प्रोड्यूस करना है क्या, गुड प्रोड्यूस करना है क्या, हाँ कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री कहाँ लगा लो, छत्तीसगढ़ के किसी तो रिमोट एरिया में जाके लगा लो, झारखंड के किसी तो बैकवर्ड एरिया में जाके लगा लो, बात समझ में आ रही है ना, तो वहां पे इंडस्ट्री लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं लगा सकते। तो ऐसा, तो लाइसेंस देने का जो, या गवर्नमेंट से परमिशन लेने का गवर्नमेंट का मोटिव यही था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को कहाँ पे स्टैब्लिश करा पाए, बैकवर्ड एरिया में। दिस वाज डन टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। ये ऐसा क्यों किया गया, हाँ, जो डिस्पैरिटी क्या हो सके, खत्म हो जाए, हाँ जी, जो, बोलो सही से बोलो, क्या बोल रहे हो, प्रॉपर बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोल, हाँ, नहीं पहले वाला बोलना तो, अच्छा प्रमोट कर सके, रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म कर दे, पहले सही बोल रहा था, कॉन्फिडेंस क्यों ऐसे कम कर रहा है अपना, जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसे क्या कर सके, खत्म कर सके, और जो इक्वालिटी है उसे प्रमोट कर सके, ठीक है ना। अ लाइसेंस वाज नीडेड, ध्यान से सुनो बच्चों, अ लाइसेंस वाज नीडेड नॉट ओनली फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज but also for expanding the production capacity of the existing ones and diversification of product। मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी ये, बताओ खुशी, आप बताओ क्या लिखा है, तो होता है इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस, हाँ, और वो देती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके लिए, मतलब लाइसेंस आपको नई इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए तो लेना ही है,
लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग में प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी एक्सपेंशन करने के लिए, और साथ में अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। द फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट। और प्योर गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि ताकि देश के अंदर सोशल वेलफेयर हो पाए, ना कि कोई प्राइवेट पार्टी प्रॉफिट बना पाए, है ना। क्योंकि देश अभी इतनी अच्छी हालातों में नहीं था कि जो प्राइवेट पार्टीज है उन्हें प्रॉफिट बना के दे दे। गवर्नमेंट ने अपने पास जो सेक्टर रखे वो इसका एक पर्पस ये भी था कि अगर प्राइवेट पार्टी के हाथ में दे देते तभी देश की आजादी के बाद, तो सारे बच्चों को पता है कि प्राइवेट पार्टी तो भाई किसके लिए काम करेगी, प्रॉफिट के लिए। और हमारा देश अभी जिन हालातों से निकल के आया है वो इस कैपेसिटी में नहीं था कि हम किसी प्राइवेट पार्टी को पैसा कमवा दे, ठीक है ना। अभी तो हमें क्या चाहिए, अभी तो हमारी नीड्स क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ज्यादातर सेक्टर अपने पास रखे, प्राइवेट सेक्टर को कम अलाउ किया, ठीक है ना। ये दूसरा एलिमेंट था। पहला पहला एलिमेंट क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, आईपीआर 1956, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट क्या था बच्चों, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तीसरा है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए कंसेशंस दिए, जैसे आजकल उत्तराखंड सरकार बड़े दे रही है कंसेशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुजफ्फरनगर की बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ से हट करके कहाँ पे लग चुकी है, उत्तराखंड में, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट उनको जो पावर के जो रेट्स है वो सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ और हम आपको क्या देंगे, कंसेशन देंगे। बिल्कुल। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डैम्स वहाँ पे क्या होता है, डैम वगैरह है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो उनको पड़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवली क्या कर पाते हो, प्रोड्यूस कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे दे दिया। पहले भी चर्चा की हमने इसकी, गवर्नमेंट बजट में की होगी। टैक्स हॉलिडे क्या होता है, टैक्स हॉलिडे नाम से डिफाइंड है, टैक्स से छुट्टी। गवर्नमेंट ने बोला इधर लगाओ इंडस्ट्रीज तो अगले 10 साल तक हम आपसे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे, है ना। या अगर टैक्स कंसेशंस की अगर हम बात करेंगे तो टैक्स कंसेशंस हो सकते हैं कि बाकी लोगों से हम कितना लेते हैं, 18% जीएसटी लेते हैं, आपसे कितने लेंगे, 12% लेंगे, या आपको 5% वाला स्लैब में डालेंगे, वैसा वैसा कर, ठीक है ना। या गवर्नमेंट ने कुछ एरिया भी नोटिफाइड किए जो एरिया को सारे बच्चे जानते हैं कि उन एरिया को क्या बोलते हैं, SEZ, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इन एरिया में सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को ही स्टैब्लिश किया जाता है, जिनसे हुआ हुआ सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है वो सब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और इनको तो इनफैक्ट एक पैसे का भी गवर्नमेंट क्या नहीं लेती, इनसे टैक्स नहीं लेती, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट को किसको एक्सपोर्ट करने हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्या बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज है। 3 एलिमेंट बताना इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, आईपीआर 1956, लाइसेंसिंग राज या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो। तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन, उसके अंदर भी एक दो हेडिंग है, जैसे टैक्स हॉलिडे है, और क्या चीज हमने क्या बोला था, आईपीआर 1956 पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या है, लाइसेंसिंग राज, और तीसरा एलिमेंट है इंडस्ट्रियल कंसेशन। फिर वो आईपीआर 1956 के अंदर, जैसे इसका आ रहा है ना, इसके वो आ रहे हैं, इसकी सब हेडिंग्स आ रही है, ऐसे ही आईपीआर 1956 के अंदर है सब हेडिंग्स है ना। एलिमेंट मेन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा फ्लो दिखाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या आया, सॉरी मैंने गलत बोला ना, हाँ आप सही बोल रहे हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पहली पॉलिसी है, ठीक है ना, किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए। उसके अंदर जो है जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बात समझ में, अब वो उसकी सब हेडिंग है, इसे छोड़ दो। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और ये सब किसके अंदर चल रहा है बच्चे लोगों, आईपीआर 1956 के अंदर। माय बैड बच्चों, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आईपीआर 1956 के अंदर 3 एलिमेंट चल रहे हैं, एक तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि ये सब किसका पार्ट है, ये आईपीआर 1956 का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना है ना, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई इसे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियल कंसेशन। इन तीनों की मतलब, इन तीनों में क्या है, 2 की सब हेडिंग्स है, 2 की सब हेडिंग है। जैसे 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन की सब हेडिंग क्या है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी।
उसकी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की कोई सब हेडिंग नहीं है। इंडस्ट्रियल कंसेशन की हेडिंग है एक टैक्स हॉलिडे और दूसरा है पावर सप्लाई एट सब्सिडाइज्ड रेट। इसकी मैंने जस्ट हेडिंग लिखी है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं है, ज्यादा करो तो इसी चीज को बस एक सेंटेंस में आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी बच्चों, इंडस्ट्रियल कंसेशंस और उसके अंदर टैक्स हॉलिडे की। The private entrepreneurs were offered many types of industrial concessions। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे उनको कई तरीके के इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए। इंडस्ट्रियल कंसेशन बोले तो इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो गवर्नमेंट क्या देती है, इंसेंटिव्स देती है, ठीक है ना, फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। और ऐसे ही नहीं केवल टैक्स हॉलिडे दी, गवर्नमेंट ने क्या भी दी, सब्सिडीज भी दी। क्या भी दी, इनफैक्ट इतना तक किया गवर्नमेंट ने कि लैंड हम दे देंगे, प्लांट एंड मशीनरी आप लगा लो, या आप क्या कर लो, लैंड आप खरीद लो, प्लांट एंड मशीनरी हम एस्टैब्लिश करा देंगे। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए ग्रांट भी प्रोवाइड कराई, ठीक है ना। कहाँ पे, बैकवर्ड रीजन में कंट्री के। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी, द इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के जैसा ही इंडस्ट्रियल कंसेशन की रिक्वायरमेंट रखी गई। दोनों का मकसद एक था। दोनों का मकसद क्या था, कहाँ पे, बैकवर्ड एरिया में, ताकि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। तुम बोलोगे कैसे, लाइसेंस देती थी गवर्नमेंट तो प्राइमरली कहाँ पे देती थी, बैकवर्ड एरिया के लिए, है ना। नई बात बन रही तो कंसेशन भी कहाँ के लिए देती थी, बैकवर्ड एरिया के लिए। तो दोनों का एक ही मकसद था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का भी और इंडस्ट्रियल कंसेशन का भी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बताओ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट जो थी और गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए उनके पीछे, है ना, एक मोटिव बताओ गवर्नमेंट का क्या था, तो आप क्या बोलोगे, टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी। क्योंकि कंसेशन जो देती थी बैकवर्ड के लिए और लाइसेंस भी जो देती थी बैकवर्ड के लिए, ठीक है ना, ताकि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। दीज कंसेशंस इंक्लूड, इनमें क्या क्या था, पहला टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडेज आर टेम्परेरी रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ अ टैक्स। अगले 5 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए, 10 साल के लिए आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं ले रहे, ठीक है ना, यानी कि इनकम टैक्स। तो टैक्स हॉलिडे एक टेम्परेरी रिडक्शन होता है, परमानेंट नहीं। ऐसे नहीं कि परमानेंट ही टैक्स छोड़ देंगे, कुछ टाइम के लिए। टेम्परेरी रिडक्शन और एलिमिनेशन, या तो कम कर दिया या तो एलिमिनेट ही कर दिया। रिडक्शन और एलिमिनेशन में फर्क समझ में आता है ना। रिडक्शन मतलब बाकियों से 30% लेते हैं, तुम्हारे से 15% लेंगे, हाफ कर दिया। और एलिमिनेशन का मतलब है जाओ जी लो, अपनी जिंदगी ले ही नहीं रहे तुम्हारे से अगले 5 सालों के लिए। टैक्स हॉलिडे, छुट्टी टैक्स से, ठीक है ना, ऑफ अ टैक्स। गवर्नमेंट यूजुअली क्रिएट टैक्स हॉलिडेज एज इंसेंटिव फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो ये देती है टैक्स हॉलिडे क्रिएट करती है, ये किसके तौर पे करती है, इंसेंटिव के तौर पे करती है, ताकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। टैक्स हॉलिडे वाज ग्रांटेड फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज। टैक्स हॉलिडे जो दी जाती थी वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए दी जाती थी। और टू डेवलप अ बिजनेस ऑफ अ गिवन एरिया, या पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और टू अ पर्टिकुलर टैक्स पेयर, या किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर को, ठीक है ना। नहीं समझ में आई आपको, या तो ये प्रोड्यूस करोगे तो इस पे मिलेगी, इस एरिया में करोगे और तुम्हें मिलेगी, बस, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। कोई कैटेगरी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाई की तो उनको, ठीक है। और नेक्स्ट ये है बच्चों, पावर सप्लाई एट सब्सिडाइज रेट। इसका आपको रोल पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पे देंगे तो इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारी कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो तुम्हें क्या होगा, है ना, तुम्हें प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे लोग एनकरेज होंगे ऐसे एरिया में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जहाँ पे, है ना, आपको सब्सिडाइज रेट पे पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई भी, ना तो मेरे माइंड में ना आपके माइंड में। शुरू से आ जाओ, एक एक हेडिंग बोलेंगे जो अभी तक हमने पढ़ी है ना। फ्लो हमारे माइंड में होना चाहिए, मेरे भी और आपके भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या किया, आईपीआर 1956 लेके आया। और जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा वो सब किसके अंदर चल रहा था, आईपीआर 1956 के अंदर चल रहा है ना। अगर आईपीआर 1956 के पैरेलली अगर दूसरी हेडिंग देखो तो आपके सामने दिख रही होगी पिंक कलर में, एसएसआई। कौन एस्टैब्लिश की, गवर्नमेंट ने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। जबकि आप देखोगे जब मैं 1991 में पढ़ाऊंगा तो जो प्रोडक्ट अभी इन्होंने रिजर्व करके रखे हैं ना, किसके लिए, किसके लिए, एसएसआई के लिए,
उन्हें डी रिजर्व किया था कब में? 1991 में। उसका अपना रीजन है, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट दो पॉलिसी लेकर के आई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ जी, कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आई? एक तो आईपीआर 1956 और दूसरा एसएसआई को प्रमोट किया। बाकी इसमें एसएसआई में तो हमें बस कंटेंट ही पढ़ना है, उसकी हेडिंग सब हेडिंग्स कुछ नहीं है। जितने भी हेडिंग सब हेडिंग है वो सब किसके अंदर है? आईपीआर 1956 के अंदर। और कितने कितने एलिमेंट है उसके? तीन है। पहला थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, और तीसरा बोलो टैक्स कंसेशंस, है ना? तीसरा क्या है? टैक्स कंसेशंस। अगर हम बात करें किसकी, टैक्स कंसेशंस बोल सकते हैं या उसे इंडस्ट्रियल कंसेशंस बोल सकते हैं, ठीक है ना? अगर हम बात करें किसकी, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन की, तो उसमें स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की कोई सब हेडिंग नहीं है। इंडस्ट्रियल कंसेशन की बात करें तो दो सब हेडिंग है। पहला टैक्स हॉलिडे, पावर सप्लाई एट सब्सिडाइज्ड रेट। इतनी बात समझ में आती है? सारे बच्चे बहुत तेज स्पीड के साथ एक बार क्या कीजिएगा, ऊपर से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर डाल करके ऐसे सारी बैक टू बैक हेडिंग लिख के दिखाया मेरे को। इस हिसाब से लिखना ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी किसकी सब हेडिंग है। लिख लिया? चलो अभी मैच करा रहा हूँ, लिख लिया? सारे बच्चे लिखो जल्दी से। लिख लिया? चलो भाई सुनो बच्चों, सबसे पहले मैच करते रहना। इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें क्या लेके आया? आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 के फिर उन्होंने पहला एलिमेंट बनाया क्या? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन के भी तीन पार्ट है, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। अब आईपीआर का दूसरा एलिमेंट है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, या जिसको इंडस्ट्रियल राज आप बोल सकते हो। और तीसरा एलिमेंट है उसका क्या? इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इंडस्ट्रियल कंसेशंस की भी दो सब हेडिंग है, पहला टैक्स हॉलिडे और दूसरा
पावर सप्लाई एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। ये फ्लो सबको समझ में आ गया। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लेके आए थे, मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए जो दो चीज लेके आए थे, एक तो हम पूरा पढ़ चुके हैं क्या, आईपीआर 1956, दूसरा है बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम एसएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो हमारे जो होम ट्रेडर्स थे उन्हें भी प्रोटेक्ट करना था। ये जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी जो गांव वगैरह के दूर दराज के इलाकों में लगी हुई थी, उन्हें भी प्रमोट करना था, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए भी काम किया। बिकॉज ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना बच्चों, ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, खासकर किन के लिए, जो महिलाओं की बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती है उनके लिए बहुत क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है एसएसआई। उन महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है जिनका अपना खुद का डिसीजन नहीं होता, जिनको फैमिली के डिसीजन पे क्या रहना होता है, डिपेंड रहना होता है, जिनको कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। तो गांव में रह करके आपने देखा होगा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी रहती है। जैसे कहीं पे वो कपूर की वो होती है, प्रोडक्शन होती है। आपने देखा होगा जो स्लीपर्स होती है, जो स्लीपर्स होती है उनकी प्रोडक्शन छोटी छोटी वो लगी हुई होती है, मशीन्स वगैरह लगी हुई होती है। आपकी जो लेड पेंसिल होती है वो बनती है, ठीक है ना। दिए हो गए, है ना, दिए के अंदर जो बाती लगती है वो बनती है, ठीक है ना। और आपके जो पेन वगैरह जो आते हैं ना, वो 2-3 रुपए का पेन आता है, साइनो सॉफ्टेक वगैरह का करके ऐसे आता है पेन, 2-3-4 रुपए का, ठीक है ना। वो इस तरह के जो छोटे छोटे जो पेन, हाँ ये वाले इस तरह के जो पेन होते हैं, है ना। ये आपने देखा होगा कि जो लोकल जो कुरकुरे चिप्स होते हैं, है ना, या जैसे नटखट आती है ना, नटखट टाइप से आते हैं, तो इस तरह ये छोटे छोटे गांव में कस्बों में ऐसे ये बनते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब तुम बोलोगे भैया इनकी स्मॉल, कोई भी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर हम बोल रहे हैं तो कोई तो इसका क्राइटेरिया होगा। हाँ जी बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, उसका क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि किसको हम माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे, किसको हम स्मॉल बोलेंगे, और किसको हम लार्ज वगैरह बोलेंगे, और किसको मीडियम बोलेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमारे यहाँ पे एक्ट होता है एमएसएमईडी एक्ट। कौन सा एक्ट होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, एमएसएमईडी एक्ट। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली से बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे बोलते हैं एमएसएमई, एमएसएमई बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए हम एमएसएमई क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका एमएसएमई का क्या भी होता है, सर्टिफिकेशन भी होता है। आपने कुछ लोगों ने, आपके पापा लोगों ने कराया भी होगा, उसका रजिस्ट्रेशन लिया होगा, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो वो चीज, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना होगा। केयरफुली क्या, कि ये लिमिट को ना गवर्नमेंट ने बार बार क्या किया है, रिवाइज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मार्केट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। 1950 में देखो, सेकंड बुलेट अगर आप पढ़ोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन, 1950 में हुआ था, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपना 1 अप्रैल 1951 से चालू हुआ था, जो कि 31 मार्च कब तक चला था, 1956 तक। फिर सेकंड चालू हुआ कौन, सेकंड सेकंड 5 ईयर प्लान चालू हुआ, और सेकंड 5 ईयर प्लान में बात किसकी की गई थी, थोड़ा रिलेट करना इंडस्ट्रियल सेक्टर की। और आईपीआर 1956 कब लेके आया गया, 1956 में लेके आया गया। दैट वाज द टाइम ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसका मतलब ये है कि जो महालानोबिस प्लान था, या जो आईपीआर 1956 था, इन सब की टाइमिंग सेम थी। वो कब थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में। रिलेट कर पा रहे हो आप चीजों को, है ना। ऐसे नहीं कि अलग अलग चीजों को देख रहे हो फिर उन्हें रट रहे हो, थोड़ा रिलेट करो कि 1956 तब आया जब जब दौर किसका था, सेकंड 5 ईयर प्लान का। वो जो प्लान था वो किसने दिया था, वो जो पीसी महालानोबिस था, ठीक है ना, उसने उसके बारे में चर्चा की थी। वो सब चर्चा किसके बारे में होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो वो सारी चीजें। तो जब कम टू द पॉइंट बात करें अगर 1950 की, तो 1950 में जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, तो तब क्या बोला गया, इट वाज डिफाइंड एज वन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनकी रिक्वायरमेंट क्या रखी गई, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम उसे बोलेंगे हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, जिसमें हमने 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करके रखी है जिस इंडस्ट्री में, उसे हमने किसका दर्जा दिया, एसएसआई का। किसका, माइक्रो का नहीं बोल रहा हूं मैं, मीडियम का नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं स्मॉल का। किसका दर्जा दिया, स्मॉल का। लेकिन मुझे बताओ उस टाइम के 5 लाख रुपए और आज के टाइम के जो 5 लाख रुपए, उनकी कीमत एक ही है। उस टाइम के 5 लाख रुपए की कीमत
गवर्नमेंट ऐसा बोलती है आज, मतलब 10 करोड़ के इक्वल है, जो एक्चुअल में वो तो मैं बताऊंगा। फिलहाल जो एनसीईआरटी में वो देख लो, एनसीईआरटी में उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपए की लिमिट है। किसकी है? एनसीईआरटी ये मान के चल रही है कि आज के टाइम पे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे बोलते हैं जिसमें हमने मशीन्स और इक्विपमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हुई है। डज नॉट एक्सीड रुपी 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। हालांकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये लिमिट सही नहीं है अगर आप करंट के दौर पे देखोगे, है ना। आप जाओ एमएसएमई की साइट पे जाओ, वहां पे आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन मिलेगा कि माइक्रो इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, स्मॉल किसे बोलते हैं और मीडियम किसे बोलते हैं। मैं भी कराऊंगा, अभी आपको अभी दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं टेलीग्राम पे अभी अभी भी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ, अभी आपको अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले एक बार ये बुलेट देख लेंगे हम, ये पहले वही पढ़े, पहले ये पढ़ाऊं। चलो, एज पर द एमएसएमईडी एक्ट 2006, एमएसएमईडी एक्ट बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और मैं आपके लिए भी बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप इसमें एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं बच्चों, बहुत सारे बेनिफिट। पहले भी मैंने बताया था कि कई सारे क्लाइंट का लोन वगैरह भी मैंने कराया था, और बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं आपको। फिलहाल के लिए तो मैं नहीं बता सकता कि क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि टाइम की भी अपनी लिमिटेशन है। एक एक बेनिफिट पे क्या लगा सकते हैं, एक एक क्लास भी लगाई जा सकती है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को, अगर आपके पापा ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिमिट अब मैं बता दूंगा क्या क्या है। अगर उस लिमिट के अंदर आपके पापा वगैरह जो बिजनेस करते हैं वो फॉल करते हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप माइक्रो में आते हैं कि स्मॉल में आते हैं कि मीडियम में आते हैं। और फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा एमएसएमई की वेबसाइट पे जा करके, या यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर होंगे जो आपको बता देंगे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेने से क्या फायदे मिलते हैं, है ना। इनफैक्ट आपको लोन भी सस्ते रेट पे मिल जाता है, गवर्नमेंट प्रायोरिटी भी दे रही है। आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट जो एमएसएमई सेक्टर है उसे क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है, ठीक है ना। खैर, एज पर द एमएसएमईडी एक्ट 2006, a small scale industry SSI किसको बोल रहे हैं, इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी की लिमिट है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी पीछे चल रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इज प्रेजेंटली, और तुम बोलोगे भैया हम तो कंफ्यूजन में जाएंगे, हम कौन सी लिखेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा वही लिख के आएंगे आप, है ना। एक्चुअल भी पढ़ाऊंगा अभी आपको, वो बाद में, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि आज के दिन पे हम एसएसआई किसे बोल सकते हैं, उस इंडस्ट्री को बोल सकते हैं हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जिसने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है या किसी भी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और वो जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो कितने से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यानी कि अगर आपने आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो यू कैन बी कॉल्ड एज एसएसआई। आपको हम क्या बोल सकते हैं, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हालांकि प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इससे नहीं है एनसीईआरटी में। लेकिन आपको ये लिख के आना है जो मैंने फर्स्ट बुलेट में लिखा है। सेकंड बुलेट में पढ़ा चुका हूँ, वापस से पढ़ रहा हूँ। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि 1950 में ये जो लिमिट थी, ये लिमिट कितनी डिफाइन की गई थी, 5 लाख तक की। यानी कि 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। भाई टाइम के साथ इन्फ्लेशन आई है ना, इकोनॉमी के अंदर। उस टाइम के 5 लाख रुपए की भी वैल्यू थी, है ना। समझ में आ रही है ना। तो आज के टाइम पे ये लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख से कितनी कर दी, 1 करोड़। एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है, एक्चुअल में उससे भी ज्यादा है। फिलहाल 2 बुलेट और लिखे हुए हैं, वो पढ़ा देता हूँ और फिर आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट वेरियस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या बोल रहा है वो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है बच्चे लोगों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। बताना कैसे करती है, अभी तो बताया था मैंने आपको। हाँ जी, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ये गांव में, कस्बों में, जो पिछड़े इलाके होते हैं, बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, है ना, ये जो रिमोट एरियाज होते हैं उनमें होते हैं, ठीक है ना। और इन इंडस्ट्रीज में क्योंकि ज्यादातर जो काम होता है वो मैनुअली होता है। कैसा होता है, तुम देख भी पा रहे होंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे बोल रहे हैं जिसने प्लांट एंड मशीनरी में इतने तक, यानी कि 1 करोड़ तक ही इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मान लिया अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो कहें कि आप एसएसआई, आप तो बढ़िया मशीन लगा के रखे हो आप, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। इसका मतलब यानी कि यहाँ पे मैनुअली काम ज्यादा होता है, और मैनुअली काम ज्यादा होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई बंदा मुंबई से आके बहुत कूल डूड, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, एसएसआई में काम करने, ऐसे कोई जाता होगा क्या? तो एसएसआई में कौन लोग काम करते होंगे, जो गांव के लोकल्स है, से नो, खासकर
बाकी लोग तो एग्रीकल्चर में लगे हुए, गांव के ज्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर में लगे हुए, तो इन एसएसआई में इन्हें कौन ऑपरेट कराता होगा, कौन चलाता होगा इन एसएसआई को? जो महिलाएं हैं, है ना, जिनकी बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं या हुई भी है, तो जिनका डिसीजन फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि फैमिली अगर अलाउ करेगी तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और आज भी बच्चों ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल्स का डिसीजन उनका खुद का डिसीजन नहीं होता, उनका जो डिसीजन होता है वो फैमिली के डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। हाँ, लेकिन उधर गांव में तुमने देखा होगा तो गांव में परमिशन मिल जाती है, यहाँ जो करना है वो कर लो, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें आज भी कई सारे एरियाज में पाई जाती है, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है, ताकि जो हमारा जो एक अनयूटिलाइज जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो वही बोल रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या जनरेट करती है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है, एज दे आर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये कैसी होती है, यहाँ पे LIT यूज की जाती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज दे यूज मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में तो रोबोटिक्स वगैरह इम्प्लीमेंटेड होते हैं, तो वहां पे तो ऐसा होता है, लेकिन इस SSI में क्या होता है, लेबर ज्यादा यूज होती है। वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, लाइक रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, कि ये प्रोडक्ट तो कोई और बनाएगा ही नहीं, ये तो कौन ही बनाएगी, जो SSI है वो ही बनाएगी, है ना। अब जब इनके लिए रिजर्व कर दिया था, तो अब बड़ी इंडस्ट्रीज बना नहीं पा रही थी इनको, तो उन्होंने, जब वो रायता फैल चुका, अगले 20 सालों में रायता फैल चुका, तो तब जाकर के गवर्नमेंट ने, अभी उधर पढ़ाऊंगा ना मैं 1991 वाले चैप्टर में, तो वहां पे आप ऐसा पढ़ोगे कि डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट वर अर्लियर रिजर्व फॉर द SSI, जो किसके लिए रिजर्व किए गए थे, SSI के लिए रिजर्व किए गए थे, अब उन्हें क्या किया गया, डी रिजर्व किया गया। अब उन्हें जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं उन्हें भी अलाउ किया गया कि तुम भी बना लो इसे, क्योंकि देश खतरे में था, हमारा इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली थी, ठीक है ना। तो बोल रहे रिजर्वेशन किया इनके लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट इनके लिए रिजर्व किए, वेरियस कंसेशन, बहुत सारे इन्हें क्या भी दिए गए, कंसेशंस भी दिए गए। एक नोट और पढ़ लो, फिर फॉरेन ट्रेड आज बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, जैसे हम फॉरेन ट्रेड कंप्लीट कर लेंगे उसी के साथ साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, तुम देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है चैप्टर, जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, फॉरेन ट्रेड में, उसी का ही सॉल्यूशन है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, तो ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत जाएगी भी नहीं। तो ये देख लो नोट में, सारे बच्चों को समझ में भी आएगा, लिखा क्या है, IPR 1956 वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द सेकंड 5 ईयर प्लान, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये तो सब कुछ हो चुका, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि MSME की आज के दिन पे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और मेरे से बाद में लड़ना मत कि भैया ये है वो है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किस केस में आप क्या करोगे, एग्जाम में आपको वही लिख के आना है जो मैंने नोट्स में लिखा है, बाकी थोड़ा हकीकत से भी रूबरू हो जाओ। ये क्लासिफिकेशन MSMED एक्ट ने कब में रिवाइज किया, ऊपर देखो, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल, WEF क्या होता है, समझ में आता है आपको, विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020, 2020 में लिमिट्स चेंज हुई थी, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे ना एक क्राइटेरिया नहीं है, NCERT ने तो एक ही क्राइटेरिया दिया है, केवल किसका, स्मॉल का नहीं, केवल उन्होंने इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में, लेकिन आज के टाइम पे आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, देखो एंड लिखा है बीच में, कहाँ पे, ये मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं सकता इस पे क्योंकि ये PDF नहीं है, ये एंड देखो यहाँ पे, है ना, ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और साथ में ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पता क्यों, गवर्नमेंट ने थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया है इस प्रोविजन को, क्योंकि हर एक बंदा क्या बन के बैठा था, SSI MSME बन के बैठा था और क्या ले रहा था, नाजायज फायदा उठा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया है कि पहले तो तुम्हें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी, अभी क्या करने का, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने का, तो ही हम तुम्हें MSME बोलेंगे। तीनों के लिए लिमिट अलग है, माइक्रो के लिए अलग है, मीडियम के लिए अलग है, स्मॉल के लिए अलग है। देखते हैं क्या ऊपर लिखा है, ये फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विसेज, ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए, ट्रेडिंग वाला तो ला करके क्या करता है, बेचता है। इंडस्ट्री किसे बोलेंगे हम, जो मैन्युफैक्चर करता है या सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडिंग वाला कोई ना इंडस्ट्री होगा, वो तो क्या है, वो तो ट्रेडर है, वो तो इधर से खरीदता है इधर बेचता है। ये बातें तुम्हें जब समझ में आती होगी मेरी, अगर तुमने बहुत अच्छे से या तो पहले पढ़ा है या 11th क्लास में, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन है, ठीक है ना, नहीं समझ में आती तो जान दो। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विसेज, क्या लिखा है, कंपोजिट क्राइटेरिया, क्या लिखा है, कंपोजिट मतलब
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कलेक्टिवली, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर की भी जो क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन क्या है, याद करने के लिए भी, मतलब अगर आप याद भी करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी करा दूंगा यार। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपने करके रखा है प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में, इधर देखो क्या लिखा है, नॉट मोर देन। माइक्रो के लिए 1 करोड़। नमन भैया यही तो था बेटा, स्मॉल के लिए बताया एनसीईआरटी ने। जो क्राइटेरिया आज एक्चुअल में किसके लिए है, माइक्रो के लिए, एनसीईआरटी वाले थोड़ा पीछे चल रहे हैं। वो उन्होंने किसके लिए बताया, वो स्मॉल के लिए बताया। माइक्रो, आप माइक्रो एंटरप्राइज जब कहलाओगे जब आपने 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं की है। स्मॉल कब बोलेंगे हम आपको, जब आपने प्लांट एंड मशीनरी में इक्विपमेंट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, कितने से ज्यादा नहीं करके रखी है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब कितने तक, 10 करोड़ तक की। तो इसका मतलब एनसीईआरटी तो ये बोल रही है कि जो 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखेगा वो स्मॉल नहीं है, जबकि हकीकत में तो वो स्मॉल ही है। और कब तक स्मॉल है, जब तक उसने 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ठीक है ना। मीडियम किसे बोलेंगे हम, हाँ, जिसने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट करके रखा है, 50 करोड़ तक, उसे हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। क्या बोलेंगे, माइक्रो के लिए लिमिट कितनी है, बोलो ना, 1 करोड़ तक, ठीक है ना। और स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक, और उसके लिए 50 करोड़, है ना। कितना हो गया, 1, 10, 50। बात समझ में आ रही है। साथ में क्या भी करना पड़ेगा, एंड, ठीक है ना। एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन, जो आपका जो टर्नओवर है, जो सेल्स है आपकी, वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए माइक्रो के लिए, और 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए, स्मॉल के लिए, और 250 करोड़ किसके लिए, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए, मीडियम के लिए। यानी कि अगर आप अपने आप को माइक्रो एंटरप्राइज आज के दिन पे बोलना चाहते हो, तो हकीकत में ये है कि आपने 1 करोड़ रुपए तक ही इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, और साथ में आपका ये देखो नीचे वाली जो लिमिट है ना, वो 5 टाइम्स कर दो। कितना कर दो, 1 का 5 टाइम कितना, 5 करोड़। तो इसका 5 गुना आपको टर्नओवर हो, बस उससे ज्यादा ना हो। मान लिया, सुनो ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल बोलूंगी आपको। आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है 80 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी में, है ना, और टर्नओवर है आपका 5.25 करोड़। बोलो माइक्रो है क्या नहीं है, माइक्रो है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो 80 लाख की करके रखी है ना। एंड भी तो है, एनुअल टर्नओवर वाली भी तो लिमिट क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो उसके ऊपर चली गई तो दोनों लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, से यस और नो। तो दैट्स व्हाई वो माइक्रो नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। उसके लिए कितना है, 10 करोड़, और 10 के 5 गुना 50 करोड़, उसका 50 करोड़, और 50 के 5 गुना 250 करोड़। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है। हकीकत में ये लिमिट है, लेकिन इन लिमिट्स को बस आपको नॉलेज पर्पज से ही समझ के चलना है। बाकी एग्जाम में जो लिखना है वो बस आपको बस 1 करोड़ की लिमिट याद रखनी है, वो भी स्मॉल के लिए, कि स्मॉल के लिए एनसीईआरटी बोलती है 1 करोड़ की लिमिट। समझ में आती है बात। आज के लिए इतने रखे बच्चे लोगों, थैंक यू वेरी मच। बाकी जितना भी है वो कल करेंगे, होपफुली कल ही चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो एक क्लास और ज्यादा से ज्यादा लगेगी बस, ठीक है ना।